यार यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं राखी बिल्कुल पास में आ रही है और राखी के बाद मैं कुछ दिन तक आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो इसलिए हमने सोचा कि आपकी एक दिन में 2 क्लास कर दी जाए। हालांकि हाईवे इंजीनियरिंग की क्लास होगी, एक क्लास आपकी अभी होगी और एक क्लास आपके इवनिंग सेशंस में कंडक्ट की जाएगी, ताकि आपके जो टॉपिक्स रह गए हैं उन टॉपिक्स को हम साथ साथ कवर करते रहें। तो जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइएगा डियर, क्योंकि हर रोज की तरह आज का जो ये सेशन है आपके ये 3rd सेशन है। हाईवे इंजीनियरिंग के हम ऑलरेडी 2 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं, ये मेरा 3rd सेशन है और चौथा सेशंस भी आज इवनिंग में ही कवर होगा, जहां पे हम डिस्कस करेंगे आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन। ज्योमेट्रिक डिजाइन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिससे आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइएगा भाई, ठीक है। बारिश हो रही है, बिल्कुल सही, बारिश हो रही है। सभी को यहाँ पे ऑडियो वीडियो विजिबल होगा। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे आपके ज्योमेट्रिक डिजाइन से रिलेटेड बात करेंगे। इससे पहले हमने सिंपल इंट्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस किया था और कुछ प्लानिंग और डिजाइनिंग के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने अब तक उन दोनों ही पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो पहले आप उन दोनों पार्ट्स को कवर कर सकते हैं। क्लियर है? और इस क्लास से आपका ये बेनिफिट होने वाला है कि आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना भी थ्योरी का कंसेप्ट है वो यहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ साथ आपको क्लियर करवाएंगे। क्लियर है? तो जल्दी से क्या कह रहे हैं संजीव का, सर मेरा यूपीएससी पीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट कवर करूं? किसमें हुआ है आपका? यूपीएससी। आप मुझसे बाद में बात करते हैं, मैं आपका भी लेता हूं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है आपका। अगर संजीव कुमार आर्य हुआ है, सर मेरा यूपीएससी जेई में सिलेक्शन हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट कवर करूं जिससे डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिएगा, कोई भी डिपार्टमेंट हो, प्रॉब्लम ये बात का है। पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर मैं आपका सॉल्यूशंस पे भी आऊंगा। ये ज्योमेट्रिक डिजाइन है, बहुत सारे स्टूडेंट का ज्योमेट्रिक डिजाइन का जो चैप्टर्स है वो वीक रहता है, तो ऐसे में हम यहाँ पर अगर आपने थ्योरी भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको ये सेशंस आपके लिए काफी हेल्प रहेगा। क्लियर है? तो ऐसा मत सोचिएगी कि सर हमें कुछ नहीं आता हाईवे इंजीनियरिंग का, तो हम क्या क्वेश्चंस लगा के सिलेक्शन ले सकते हैं? जी हाँ, ले सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे बिल्कुल उसी वे में आपको क्वेश्चंस कवर करना होगा। क्लियर है? तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेते हैं आपका पहला क्वेश्चंस। ये रहा क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन से रिलेवेंट जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, कंसेप्ट होंगे, उन सभी को डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? द डिजायरेबल कैम्बर फॉर स्ट्रेट रोड विद वाटर बॉन्ड मैकेडम और ग्रेवल सरफेस। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कैम्बर बताना है। किसकी बात की जा रही है सर? यहाँ पर कैम्बर की बात की जा रही है। ठीक है, कैम्बर्स को हम एक और नाम से भी जानते हैं, उसका नाम आपको बताना है। कैम्बर्स को हम क्या बोल सकते हैं सर? आप क्रॉस स्लोप भी बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं? क्रॉस स्लोप। लिख दीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्रॉस स्लोप बोलते हैं। ठीक है, ओके ओके संजीव, बहुत बढ़िया। तो बताइएगा कितना, कौन से रोड की बात की जा रही है? आपके पास वाटर बॉन्ड मैकेडम की बात की जा रही है उस, और ग्रेवल सरफेस। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पर आपको एक आईआरसी का रिकमेंडेड कोड याद रखना है, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर हम बात करते हैं कैम्बर और ग्रेडियंट में एक रिलेशंस होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या रिलेशंस होता है सर आपके पास कैम्बर और ग्रेडियंट में? जो आपका ग्रेडियंट होता है वो 2 टाइप्स ऑफ आपका कैम्बर होता है। क्या होता है सर? ग्रेडियंट हमारे पास 2 टाइप्स कैम्बर्स होता है। C स्टैंड फॉर हो गया यहाँ पर आपके पास कैम्बर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सर G की, और G हो गया सर आपके पास ग्रेडियंट। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि सर हम रोड में कैम्बर्स क्यों प्रोवाइड करते हैं? रोड में कैम्बर इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है टू ड्रेन आउट दी वाटर्स, कि जो भी आपका रन ऑफ का वाटर है वो आपका क्या हो सके? कैम्बर से क्रॉस हो सके। क्लियर है? तो इसीलिए हमें कैम्बर्स प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग रोड के लिए अलग अलग कैम्बर्स रहते हैं।
जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है सीसी रोड। सीसी रोड का मतलब क्या होता है सर? सीमेंट कंक्रीट रोड होता है। सीमेंट कंक्रीट रोड बोलो या इसको हम थिक बिटुमिनस रोड भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है थिन बिटुमिनस। जिस तरह से थिक बिटुमिनस होता है उसी तरह से थिन बिटुमिनस भी होता है। उसके बाद आता है आपके पास वाटर बॉन्ड मैकडम रोड। वाटर बॉन्ड मैकडम रोड को हम एज ए ग्रेवल रोड भी बोला जाता है। और लास्ट में आता है सर आपका कौन सा रोड? सर आपका अर्थन रोड आता है। जब हम इसकी रेनफॉल इंटेंसिटी काउंट करते हैं तो हम एज ए हैवी रेनफॉल के रिस्पेक्ट में भी डिस्कस करते हैं और लाइट रेनफॉल के रिस्पेक्ट में भी डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, जल्दी बताइएगा, परसेंटेज में भी बताना है आपको। अगर हैवी की बात करते हैं तो हैवी कितना होता है सर आपके पास? 1 in 52, 1 in 60 होता है, बिल्कुल सही। और अगर हम बात करते हैं थिन बिटुमिनस की तो थिन बिटुमिनस होता है 1 in 42, 1 in 50 होता है। क्लियर है? कितना होता है सर? 1 in 32, 1 in 50। और अगर हम बात करते हैं सर आपके वाटर बॉन्ड मैकडम्स की तो वाटर बॉन्ड मैकडम में 133 to 1 in 40 होता है। क्लियर है? बिल्कुल सही। और अगर हम बात करते हैं अर्थन की तो 1 in 25 से लेकर 1 in 33 होता है। क्लियर है? कुछ इसी तरह से, बिल्कुल सही। सीसी, बिल्कुल आपका आंसर है सर सीसी रोड। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? फास्ट मूविंग ट्रैफिक रोड भी बोला जाता है। किसको सर? एज ए सीसी रोड को। तो इसका होता है 1 in 50 का मतलब होता है सर आपके पास 2%, 1 in 60 का मतलब होता है 1.7%। क्लियर है? 1 in 40 का मतलब होता है सर 2.5%, 1 in 50 तो आप सभी जानते हैं 2%। और अगर हम बात करते हैं 1 in 33, 1 in 33 का मतलब होता है 1.3%, 1 in 40 का मतलब कितना होता है सर? 2.5%। क्लियर है? 1 in 25 का मतलब है सर 4% बोला जा रहा है और 1 in 33 1.3% बोला जा रहा है। क्लियर है? हेलो सर, कैसे हो रजत? ठीक है, बहुत दिनों बाद रजत क्लास में आए हैं भाई। ठीक है, तो बताइएगा इसने कौन से रोड की बोली है? अब कंडीशन नहीं दी गई है भाई, ना तो सर उसने लाइट बोला और ना ही उसने हैवी बोला, तो आपको ऑप्शन के साथ जाना होगा। वाटर बॉन्ड मैकडम का देखिएगा कितना है? 1 in 33, मतलब 1.3 से लेके 2.5, मतलब 1 in 32, 1 in 40। तो कहा है 1 in 32, 1 in 40, तो आपका ऑप्शन बी में है यहाँ पर। ठीक है, 1 in 42, 1 in 30। क्लियर है? तो ये आपका राइट आंसर हो गया है। सीसी को सर पीसीसी भी बोलते हैं। बिल्कुल सचिन, बिल्कुल सीसी को आप पीसीसी रोड भी बोला जाता है। क्लियर है? वेरी गुड। आजकल जो गांव में रोड बनाए जाते हैं आपके टाउन को कनेक्ट करने के लिए, उनको हम सीसी रोड में काउंट करते हैं। कौन से रोड में? सीसी रोड। और उन्हीं सीसी रोड को आप एज ए थिक बिटुमिनस भी बोला जाता है। कब? जब उसके ऊपर एक एटलीस्ट 1 लेयर ऑफ बिटुमिनस की डाली जाती है डियर। क्लियर है? तो क्लियर हुआ क्वेश्चंस? बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल, पहला क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड सवाल की। कीजिएगा सेकंड सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या बोला है? द विड्थ ऑफ कैरिज वे फॉर 2 लेन रोड विद रेज्ड कर्व एज रिकमेंडेड एज पर आईसी। आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है? आपको विड्थ ऑफ कैरिज वे। अब आप सभी जानते हैं सर विड्थ ऑफ कैरिज वे क्या होता है? जिसके ऊपर आपकी गाड़ी रन करती है, यानी कि जितने डिस्टेंस पे आपके व्हीकल्स रहते हैं उसके स्पेस को हम क्या बोलते हैं? कैरिज वे बोलते हैं। हालांकि मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा, ये बात ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे बताना है कि जब आपका कैरिज वे क्या हो? विद कर्व हो, तो उस कंडीशन में आपकी विड्थ कितनी होगी? बताइएगा, जल्दी बताइएगा भाई। डी ये बोल रहे हैं सर 7.5 मीटर्स। बहुत बढ़िया, हम देख लेते हैं इसकी। अगर हम बात करते हैं सिंगल लेन रोड तो कितना होता है सर? सिंगल लेन रोड आपके 3.75 मीटर्स होता है। और अगर हम बात करते हैं 2 लेन विदाउट कर्व बोला तो 7.0 मीटर्स होता है डियर। क्लियर है? और अगर हमारे पास 2 लेन विद कर्व बोला तो वहां पे 0.5 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो कितना बन जाता है सर? 7.5 मीटर्स बन जाता है। और अगर आपसे इंटरमीडिएट लेन का पूछे तो इंटरमीडिएट लेन का हो जाता है 5.5 मीटर्स। और अगर मल्टी लेन का पूछे, मल्टीपल लेन, तो 3.5 मीटर आपका क्या हो जाएगा? पर लेन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब 3.5 मीटर्स का तो आपका रोड है और जो आपके दो व्हीकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? वो सर 2.44 मीटर होता है। क्लियर है? ये भी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर या जो सही आंसर आपको देखने को मिल रहा है वो 7.5 मीटर है, क्योंकि उसने विद कर्व बोला है। अगर वो विदाउट कर्व बोलता तो आपका आंसर यहाँ पर 7 मीटर हो जाता। क्लियर है? बट विद कर्व है तो 0.5 आपका एक्स्ट्रा ऐड हुआ, दैट इज 7.5 मीटर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिएगा कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे आपके, ऐसा नहीं कि कंसेप्ट वीक रह जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन कीजिएगा।
थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इक्विपमेंट्स इज यूज्ड मेजर द पेमेंट अनइवननेस इंडेक्स, कि जो रोड की जो अनइवननेस होती है उसको मेजर करने के लिए आप कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये अनइवननेस इंडेक्स होता क्या है, क्योंकि ये भी सवाल पूछा जा सकता है। बताइएगा भाई अनइवननेस इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, आपके डाउट्स भी देख रहा हूं मैं। नाइट में भी क्लास होगा, बिल्कुल सचिन गुप्ता, नाइट में भी क्लास होगा आपका। ज्योमेट्रिक डिजाइन कर रहे हैं हम, हर टॉपिक वाइज करवाऊंगा क्वेश्चंस। अनइवननेस इंडेक्स का मतलब क्या होता है, अनइवननेस इंडेक्स का मतलब होता है सर आपके पास कॉम्युलेटिव अंडुलेशंस। क्या होता है सर आपके पास, कॉम्युलेटिव अंडुलेशंस। कॉम्युलेटिव अंडुलेशन पर यूनिट लेंथ रोड, पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड, लेंथ ऑफ रोड, उसको क्या बोला जाता है आपका सर, उसको बोला जाता है अनइवननेस इंडेक्स। पहला डेफिनेशन क्लियर हुई। दूसरा सर इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट आपसे काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो सर इसकी जो यूनिट होती है अनइवननेस इंडेक्स की, वो mm पर किलोमीटर होती है। क्या होती है सर आपके पास, mm पर किलोमीटर होती है। ठीक है, क्लियर है। अगर हम बात करते हैं कि सर यहाँ पे कौन सा, इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए भाई। आप इक्विपमेंट्स बोल दीजिएगा, यहाँ पे बताइएगा इक्विपमेंट का नाम बताओ जल्दी। यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स यूज किया जाता है वो आपका बम्प इंटीग्रेटर होता है। कौन सा होता है सर आपके पास, बम्प इंटीग्रेटर होता है। इसका कोई दूसरा नाम बता सकते हैं भाई, बम्प इंटीग्रेटर का एक और नाम कौन सा है बताओ, अगर किसी को पता है। ठीक है, इसको हम रफ मीटर भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं सर, ये मैं लिख देता हूं, रफ मीटर, रफर मीटर। ठीक है, ये बोला जाता है। और अगर हम बात करते हैं इसका मैथमेटिकली डेरिवेशन, जो बम्प इंटीग्रेटर वैल्यूज आप फाइंड आउट करते हैं उससे अनइवननेस इंडेक्स, तो बम्प इंटीग्रेटर होता है आपके पास 630 ब्रैकेट स्टार्ट IRI। IRI क्या है आपके पास, इंटरनेशनल, ये पूछा जाता है आपसे सवाल। IRI आपके पास इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स की वैल्यू 1.12। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है भाई, बम्प इंटीग्रेटर बिल्कुल सही। एक सेकंड कीजिएगा जल्दी। क्लियर हुआ, बिल्कुल सही। IRI का मतलब पता चला, IR होता है आपके पास इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स, IRI इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ इसकी वैल्यू है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर हमारे पास सर अनइवननेस इंडेक्स आपके पास लेस देन 1500 mm पर किलोमीटर हुआ, तो आपका वहां पे किस तरह का पेमेंट होगा सर, गुड होगा, बैड होगा या कैसा होगा, तो बताइएगा जल्दी। कैसा होगा सर आपका, गुड होगा, बिल्कुल सही, गुड होगा। और अगर सर हमारे पास 1500 से 2500 के बीच में हुआ आपका अनइवननेस रफनेस इंडेक्स की वैल्यू, तो क्या होगा आपके पास, सेटिस्फैक्टरी होगा। कैसा होगा सर, सेटिस्फैक्टरी होगा आपके पास। क्लियर है। और अगर सर 2500 से 3200 के बीच में हुआ तो कैसा होगा सर आपके पास, बैड होगा। और अगर आपके पास मोर देन 3200 हो जाए तो कैसा होगा सर, अनकंफर्टेबल होगा, अनकंफर्टेबल होगा। कैसा होगा, अनकंफर्टेबल होगा, गुड होगा, बिल्कुल। अब देखिएगा सवाल यहां से नहीं पूछे जाते हैं। अब सवाल को कैसे घुमाएगा, सवाल को बोला जाएगा कि अगर आपका अनइवननेस इंडेक्स क्या हुआ 2500 से 3200 हुआ, तो क्या आप उस रोड को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका रोड कैसा है, पेमेंट बेड है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं उसको। क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। और अगर मोर देन 32 हुआ यानी कि अनकंफर्टेबल हुआ, तो आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा रोड का। क्या करना पड़ेगा, दोबारा से उसका रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो ये की पॉइंट है कि आप रिपेयर कब करोगे और रिकंस्ट्रक्शन कब करोगे। रिपेयर आप तब करोगे जब आपका अनइवननेस इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो, 2500 से 3200 के बीच में हो तो रिपेयर करेंगे। और रिकंस्ट्रक्शन कब करेंगे, जब अनइवननेस इंडेक्स की वैल्यू मोर देन 3200 हो। क्लियर है, ये बात याद में रखना है। क्लियर है, बिल्कुल सही, सही हो गया है। नेक्स्ट सवाल क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो इसका आंसर हो गया सर आपके पास ए। क्लियर है, इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे, मैं सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप पीपीटी भी ले सकते हो उसकी PDF। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4।
ये भी अच्छा है, अभी कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द आईआरसी द विड्थ ऑफ कैरिज वे इज। आपसे क्या पूछा जा रहा है? विड्थ ऑफ कैरिज वे। तो विड्थ ऑफ कैरिज वे की अगर हम बात करते हैं पहला, तो ये किसके लिए था? 3.75 मीटर सिंगल लेंस के लिए, बिल्कुल सही। तो अगर हम बात करते हैं ए क्या हो गया सर आपके पास? ट्रू हो गया है, क्योंकि जो सिंगल लेन का होता है वो 3.75 मीटर होता है, मैंने अभी बताया है। नेक्स्ट 7 मीटर टू लेन विदाउट कर्व, बिल्कुल। अगर रोड क्या हो आपका विदाउट कर्व हो तो उस कंडीशन में 7.0 मीटर लिया जाता है विदाउट कर्व। क्लियर है? देखिएगा कंसेप्ट आपके कैसे क्लियर होंगे। और अगर हम बात करते हैं 7.5 मीटर, तो 7.5 मीटर ये भी सही है। ये कब होगा सर 7.5 मीटर? ये तब होगा जब आपका क्या हो सर? विद कर्व हो। क्लियर है? लास्ट बोल रहा है ऑल ऑफ दीज, तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर? डी। चौथे का आंसर आ गया सर हमारे पास डी। उत्कर्ष पांडे बहुत बढ़िया, डी आ गया है। रजक बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिएगा भाई। अब देखिएगा, अब जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स डिस्कस किया था, तो आपको वहां पे राइट ऑफ वे, कैरिज वे, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन और रोडवे समझ नहीं आता। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका विड्थ ऑफ फॉर्मेशन होता है उसी को आप रोड ऑफ वे भी बोलते हैं। तो यहां पे अगर आप ए और डी में कंफ्यूज है तो कंफ्यूज मत होना। देखते हैं रोड कैसे बनता है, कैसे रोड पे गाड़ी दौड़ाई जाती है, कौन सा एरिया आपको देखना है और कौन सा एरिया आपको नहीं देखना है, एक नजर डालते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहां पे मेरे पास ध्यान दीजिएगा, सपोज करो मैं ये मेरे पास लाइन मार्क कर दिया मैंने, एक लाइन मार्क, और ये मेरे पास लाइन मार्क है। दिखाई दे रहा होगा आपको, तो थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो डिस्टेंस है, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? आपका कैरिज वे बोलेंगे। इसको क्या बोला जाएगा सर आपका? इसको मैं मार्क कर देता हूं कैरिज वे। कैरिज वे को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं CW। अब कैरिज वे के बाद क्या होता है सर? हम शोल्डर्स प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं सर? शोल्डर। तो ये मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया है? आपका शोल्डर प्रोवाइड कर दिया है दोनों तरफ। ये भी बताऊंगा कि शोल्डर्स हम कब प्रोवाइड करते हैं, कितना प्रोवाइड करते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं। अब देखिएगा, कैरिज वे प्लस शोल्डर दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? आपका फॉर्मेशन विड्थ बनेगा। तो इसको क्या बोला जाएगा आपका सर? इसको बोला जाएगा, इन दोनों को मिला के बनेगा आपके पास फॉर्मेशन विड्थ। तो आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज फॉर्मेशन विड्थ बोल सकते हैं, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? रोड वे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? रोड वे बोल सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सही। अब देखिएगा, कैरिज वे आपको क्लियर हुआ, शोल्डर्स आपने ऐड किया, तो इसको मैं SH बोल देता हूं, शोल्डर हो गया। ये आपका SH हो गया, शोल्डर हो गया। अब शोल्डर के बाद क्या होते हैं? आपके मार्जिन लगे होते हैं। ठीक है, रोड मार्जिन। ठीक है, ये रोड मार्जिन होता है, और यहां से आगे आपकी बिल्डिंग्स होती है, और ये भी आपका क्या होता है सर? रोड मार्जिन। तो इसको भी हम नाम दे देते हैं, आपका रोड मार्जिन को मैं RM लिखता हूं। क्या लिखता हूं? RM लिखता हूं। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को अब हम क्या बोलेंगे? अब आपको ये बताना है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा? आपके पास राइट ऑफ वे बोला जाएगा। राइट ऑफ वे, इसको क्या बोला जाएगा सर? राइट ऑफ वे बोला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि द फुल विड्थ ऑफ लैंड एक्वायर्ड बिफोर द फाइनलाइजिंग ऑफ हाईवे, कि अभी हाईवे को आपका फाइनलाइज नहीं किया गया है, तो आप उस कंडीशन में अलाइनमेंट कौन सा कंसीडर करते हैं? तो उस कंडीशन में जो हम अलाइनमेंट कंसीडर करते हैं ना, वो रोड मार्जिन से रोड मार्जिन का डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, और रोड मार्जिन से रोड मार्जिन के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं सर? राइट ऑफ वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट ऑफ वे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया सर बी। क्लियर है? तो देखिएगा, जब अभी भी आप आंसर इसका क्या बोल रहे थे सर? ये होगा, ये होगा। तो आज क्लियर हो गया कि रोड मार्जिन से रोड मार्जिन के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं सर? आपका राइट ऑफ वे बोलते हैं। और इसके बाद आपकी बिल्डिंग लाइन होती है। इसके बाद क्या आती है सर? आपकी बिल्डिंग लाइन, BL लिख देता हूं मैं। ठीक है, बिल्डिंग लाइन। क्लियर है? तो आपका राइट आंसर हो गया है सर यहाँ पर, बी इज द राइट आंसर। पांचवे का सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कीजिएगा फास्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस है। द वैल्यू ऑफ कैम्बर्स रिकमेंडेड फॉर थिन बिटुमिनस। तो अभी मैंने आपको बताया था थिक बिटुमिनस का, थिक बिटुमिनस। थिक बिटुमिनस को जगह आप यहां पर CC भी ले सकते हैं, CC रोड भी ले सकते हैं। और एक हमने बताया यहां पर थिक की जगह आगे आपके पास थिन बिटुमिनस। बताइएगा जल्दी,
ठीक है, थिन बिटुमिनस रोड। तो अगर मैं थिक की बात करता हूं तो थिक का कितना था सर, 150 से 1 in 50 टू 1 in 40, या आप ये भी लिख सकते हैं 1 in 50 टू 1 in 60, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो इसका कितना था, 1 in 40 टू 1 in 50, 1 in 40 टू 1 in 50, कुछ यही था भाई, यस सर यही था। तो डी हो गया आपका आंसर, बिल्कुल 1 in 40 टू 1 in 50। कंडीशंस नहीं दी गई है कि सॉरी हैवी रेनफॉल है, तो हैवी रेनफॉल में कितना जाएगा आपके पास, ज्यादा वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैवी रेनफॉल, इसका मतलब हुआ 2%, और इसका मतलब हुआ सर 2.5%, और इसका मतलब हुआ सर 2%, और इसका मतलब हुआ आपके पास कितना सर, 1.7%। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, 1 in 50। बहुत बढ़िया, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। 1 in 33 कैसे हो गया भाई, बताइएगा। वो तो वाटर बोर्न मैकेडम का है। यहाँ पे मैंने आपको टेबल बताया ना सारा, दिखाओ इधर। अभी भी आप कंफ्यूज हो, इतना अच्छा टेबल बताया कि सीसी रोड या आपके पास थिक बिटुमिनस की बात की जाए, ओके, तो कितना है 1 in 50 टू 1 in 60। अगर थिन बिटुमिनस की बात की जाए 1 in 50 टू 1 in 50, 140 से 150। WBM का 1 in 30 टू 1 in 40, तो आप तो WBM का आंसर दे रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो यार, ठीक है, इतनी भी जल्दबाजी मत करो, ठीक है। वहां पे किसकी बात की जा रही है, थिन बिटुमिनस, तो थिन बिटुमिनस में 1 in 40 टू 1 in 50, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रोडवे मींस, विड्थ ऑफ किस किस की विड्थ होती है आपके पास, कैरिज वे, पेमेंट प्लस शोल्डर। कैरिज वे को आप पेमेंट विड्थ भी बोलते हैं डियर, क्या बोला जाता है, कैरिज वे को पेमेंट विड्थ भी बोला जाता है। दूसरा बोला है एबैकमेंट एट द टॉप लेवल या एबैकमेंट एट द ग्राउंड लेवल। तो अगर हम बात करते हैं जो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन का मतलब जो होता है वो किस किस की विड्थ होती है, बिल्कुल सर आपके पेमेंट और शोल्डर की विड्थ होती है, उसी को हम फॉर्मेशन ऑफ विड्थ भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे बोल सकता है फॉर्मेशन विड्थ में क्या आता है आपके पास, कैरिज वे, कैरिज वे को आप पेमेंट विड्थ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं। और शोल्डर आ गया आपके पास, क्लियर है। बट यहाँ पे आपको उसको फंक्शन से रिलेट करना है, तो देखिएगा, बताइएगा जल्दी क्या आंसर होगा सर, पेमेंट प्लस शोल्डर होगा, पेमेंट प्लस शोल्डर होगा, बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। और एक ये भी रखना है कि अगर हम बात करते हैं उसके विड्थ का मतलब, तो टॉप ऑफ विड्थ ऑफ जो हाईवे एबैंकमेंट होता है और बॉटम ऑफ विड्थ ऑफ हाईवे कटिंग लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ विड्थ, फॉर्मेशन ऑफ विड्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट आपके पास, इसमें आपके पास टॉप विड्थ ऑफ द हाईवे, टॉप विड्थ ऑफ हाईवे कंसीडर किया जाता है आपके पास, हाईवे एम्बैंकमेंट, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एंड बॉटम विड्थ ऑफ हाईवे कटिंग, एंड बॉटम विड्थ ऑफ हाईवे कटिंग विद ड्रेन्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पेमेंट और शोल्डर भी सही है इसका आंसर, और इसका आंसर ये भी हो सकता है कि एबैकमेंट एट द टॉप ऑफ लेवल से काउंट की जाती है और बॉटम विड्थ ऑफ हाईवे कटिंग विथ ड्रेन इंक्लूड की जाती है। तो ये भी आपको थोड़ा सा इस कंसेप्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि इन ए हिली रोड इफ सर्वाइवल ऑफ अल्टरनेट अलाइनमेंट। देखा होगा बिल्कुल कि जब भी हम हिली एरिया की तरफ जाते हैं तो जब भी वहां पे हम रोड का अलाइनमेंट करते हैं तो हम एक रोड का अलाइनमेंट नहीं करते, वहां पे हम पहले नंबर ऑफ लाइंस का अलाइनमेंट करते हैं। और जब हम नंबर ऑफ लाइंस का अलाइनमेंट कर देते हैं तो उसके बाद उन सभी में से हम कौन सी लाइन की लेंथ को रजिस्टर करते हैं, आपको ये बताना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप असम साइड चले जाओ, जितने भी पहाड़ी एरिया चले जाओ, तो वहां पे जब भी किसी रोड को हम क्या करते हैं उसका अलाइनमेंट करते हैं तो सिंगल लेन का अलाइनमेंट कभी नहीं किया जाता, वहां पे नंबर ऑफ लाइन का अलाइनमेंट किया जाता है। और नंबर ऑफ लाइन में से भी जो आपके पास मिनिमम लाइन होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका रोड का अलाइनमेंट किया जाता है। कुछ सवाल भी इसी तरह से पूछा जा रहा है कि इन द हिली रोड द सर्वल अल्टरनेटिव
alignments are surveyed with fulfill the ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड। और वो ऐसा अलाइनमेंट नहीं होगा कि आपका वो ज्योमेट्रिक के अकॉर्डिंग नहीं होगा, बिल्कुल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग होगा। देन द प्रेफर्ड अलाइनमेंट इज विन विच हैज द रजिस्टरिंग लेंथ। तो आपको ये बताना है कि उनमें से कौन सी लेंथ आपको रजिस्ट की जाएगी, मैक्सिमम लेंथ रजिस्ट की जाएगी या मिनिमम लेंथ रजिस्ट की जाएगी या वेरी नियर टू द एवरेज रजिस्टिंग लेंथ ऑफ ऑल द अलाइनमेंट्स की जाएगी या डी जीरो तो होने वाला नहीं है भाई, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा सर? बी। बहुत बढ़िया, मिनिमम लेंथ को रजिस्ट की जाएगी। क्लियर है? सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। ये सवाल हम कर भी चुके हैं और हम दोबारा से करेंगे, ठीक है। ये आईआरसी के कोड की बात की जा रही है आपके पास, इंडियन रोड कांग्रेस, और आईआरसी कौन सा स्टडी किया जा रहा है यहाँ पर? आईआरसी 34। क्लियर है? तो देखिएगा, द विड्थ ऑफ नेशनल एंड स्टेट हाईवे इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन ऑफ सिंगल लेन। क्या बताना आपको विड्थ बताना है, यानी कि विड्थ ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा है। कौन से रोड के लिए? नेशनल और स्टेट हाईवे के लिए। तो यहाँ पे हम दोनों ही कंडीशन देखेंगे, आपके प्लेन के लिए भी देखेंगे और आपके माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन के लिए भी देखेंगे। तो देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, नेशनल और स्टेट हाईवे के लिए कितनी होती है सर? आपके पास 12 मीटर होती है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए कितनी, ये भी मैंने बताई थी, आपके पास 9 मीटर होती है। और ओडीआर के लिए आपके पास कितनी होती है? ये सवाल बहुत बारी पूछा जाता है भाई। 7.5 से लेकर 9.0 मीटर होती है। और अगर हम बात करते हैं वीआर, विलेज रोड के लिए, तो ये कितनी होती है सर? आपके पास 7.5 मीटर होती है। क्लियर है? तो ये वैल्यू आपको सारी क्लियर है? क्लियर होगा इतना। अब मुझे माउंटेनियस के लिए बता दिए, तो माउंटेनियस में सिंगल आएगा, एनएच और एसएच के लिए हमारे पास कितना रहेगा सर? 6.25 रहेगा पर लेन, ठीक है, पर लेन रहेगा आपके पास। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसके लिए कितना रहेगा सर? 9 मीटर्स रहेगा, 9 मीटर्स पर लेन रहेगा। और अगर हम बात करते हैं ओडीआर के लिए, तो ओडीआर के लिए कितना रहेगा? ये सवाल भी अच्छा है। ओडीआर के लिए 4.5 मीटर्स पर लेन रहेगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सर विलेज रोड के लिए, तो 4.0 मीटर्स हमारा पर लेन के लिए रहेगा, ठीक है भाई। 7.5 मीटर, तो सारा क्लियर हो गया आपके पास। ये 4.5 मीटर्स की जगह अब जो नया कोड है, इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया है भाई। 4.5 की जगह कितना ले लिया गया? 4.75 मीटर ले लिया गया, ठीक है, आप ध्यान रखना। तो माउंटेनियस और स्टीप टेरेन्स की रिस्पेक्ट में नहीं बात कर रहा है। जब भी कोई कंडीशंस नहीं दी गई है, तो आप किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। हालांकि उसने दिया है प्लेन और रोलिंग टेरेन सिंगल लेन के लिए, तो कितना होगा? 12 मीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? ए इज द राइट आंसर। और अगर हम बात करते हैं माउंटेनियस और स्टीप टेरेन होता, तो कितना होता? 6.25 मीटर होता। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप टेबल लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10वां कीजिएगा। द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन फॉर हाईवे इज। जब भी हम हाईवे की बात करते हैं, तो वहां पर हम दो तरह के फ्रिक्शन की स्टडी करते हैं। एक फ्रिक्शन जिसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और दूसरा फ्रिक्शन जिसको बोला जाता है लेटरल फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट बोला जाता है। तो अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट, वो डिपेंड करता है आपके व्हीकल की स्पीड के ऊपर। तो यहाँ पे अगर लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शंस की बात करते हो, किसके बीच में वेरी करता है सर? आपके पास 0.35 से लेकर 0.40 के बीच में लाई करता है। और अगर मैं लेटरल फ्रिक्शंस की बात करता हूं, तो 0.15 आपका क्या होता है? लेटरल फ्रिक्शन होता है। क्लियर है? तो आपका सही आंसर क्या हो गया है सर? यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कीजिएगा। इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड फॉर्मेशन विड्थ इज डिफाइंड एज। अब आपको फॉर्मेशन विड्थ को डिफाइन करना है कि फॉर्मेशन विड्थ क्या होती है। विड्थ ऑफ कैरिज वे इंक्लूडिंग सेपरेटर्स इफ एनी। देखिएगा, कैरिज वे के साथ का सेपरेटर भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। सेपरेटर जो आपके सेपरेटर या डिवाइडर, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है विड्थ ऑफ शोल्डर, नहीं, अकेला विड्थ ऑफ शोल्डर भी नहीं होगा। विड्थ ऑफ कैरिज वे एक्सक्लूडिंग सेपरेटर, नहीं सर। लास्ट देखते हैं, विड्थ ऑफ कैरिज वे इंक्लूडिंग सेपरेटर इफ एनी प्लस विड्थ ऑफ शोल्डर। बिल्कुल, अभी आपको बताया मैंने कि अगर हम बात करते हैं किसकी? क्रॉस सेक्शंस की, तो क्रॉस सेक्शन क्या था सर? आपका कैरिज वे था प्लस आपका शोल्डर था, ठीक है। बट ध्यान रखना, यहाँ पर कैरिज वे के लिए वहां पे सेपरेटर का भी यूज किया जाता है, जो क्या करता है? आपके ट्रैफिक को डिवाइड करता है।
क्लियर है? तो यहाँ पे इंक्लूडेड आप क्या कर सकते हैं, सेपरेटर। तो आपका आंसर क्या हो गया सर यहाँ पर, डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, डी हो गया है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, द मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर रिकमेंडेड इन IRC। बताओ मिनिमम विड्थ कितनी होगी शोल्डर की? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रोड शोल्डर्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। रोड शोल्डर कहां प्रोवाइड किए जाते हैं बताइएगा जरा। पहला आंसर अलोंग दी रोड एज, पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, अलोंग दी रोड एज प्रोवाइड किए जाते हैं सर। ठीक है, क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, फंक्शन क्या है सर इसका, इमरजेंसी पर्पस के लिए। किसके लिए सर, इमरजेंसी पर्पस के लिए। जैसे आपने कोई गाड़ी आपकी मान लेते हैं कि बीच रोड पे आपकी गाड़ी खराब हो गई है और उस गाड़ी को आपको क्या करना पड़े, रिपेयर करना पड़े, तो ये सर रिपेयर के लिए इमरजेंसी में आगे आपके पास सर रिपेयर पर्पस हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि रोड की जो आपके पास विड्थ है वो सिंगल लेन ही आपकी गाड़ी जा रही है वहां से और गलती से वहां पे दूसरी गाड़ी भी पास जा रही थी, तो अगर आप पास नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को शोल्डर की साइड ले जा सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं वाइडनिंग ऑफ रोड, वाइडनिंग ऑफ रोड। ठीक है, और तीसरा क्या फंक्शन हो सकता है सर, तीसरा हो सकता है ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर है? तो यहां पे डेफिनेशन पता चली कि शोल्डर्स हम कहां प्रोवाइड करते हैं, अलोंग द रोड एज प्रोवाइड किया जाता है। क्यों प्रोवाइड किया जाता है सर, इमरजेंसी पर्पस के लिए। इमरजेंसी पर्पस जैसे आपके गाड़ी का रिपेयर हो जाना, आपका वाइडनिंग, रोड का वाइडनिंग होना और ओवरटेकिंग ऑपरेशन जैसी कंडीशंस में हम शोल्डर्स प्रोवाइड करते हैं। अब IRC रिकमेंडेशंस क्या बोलता है कि सर मिनिमम कितना प्रोवाइड करना चाहिए आपको, तो मिनिमम जो हम प्रोवाइड करते हैं शोल्डर्स वो आपके पास 2.5 मीटर्स रहता है। कितना रहता है सर, 2.5 मीटर्स रहता है। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर आंसर क्या हो गया सर, डी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है बिल्कुल। और अगर मैं बात करता हूं इसके शोल्डर के स्लोप की, जैसे अभी आपने रोड के क्या देखे थे, कैम्बर देखे थे, उसी तरह से इन शोल्डर का भी क्या होता है, आपको कैम्बर्स होता है, जिसको हम क्रॉस स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस स्लोप। ठीक है, तो क्रॉस स्लोप ऑफ शोल्डर कितना होता है आपके पास, ऑफ शोल्डर वो होता है सर 0.5% स्टीपर देन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 0.5% स्टीपर होता है। ठीक है, बिल्कुल सही, क्लियर है, स्टीपर देन दी पेमेंट। बस यही पूछा जाएगा आपका शोल्डर से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो शोल्डर से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। शोल्डर होता क्या है, डेफिनेशन आपको पता होनी, कहां पे प्रोवाइड किया जाता है, अलोंग दी रोड एज, उसका आपको फंक्शन क्लियर होना चाहिए और उसकी इंपॉर्टेंट कोडल प्रिजन पता होना चाहिए और उसका क्रॉस स्लोप पता होना चाहिए। और ये आप सभी जानते हैं कि जो ग्रेडियंट होता है सर वो क्या होता है आपका, ट्वाइस ऑफ कैम्बर होता है। क्लियर है, ग्रेडियंट क्या होता है सर आपका, ट्वाइस ऑफ कैम्बर होता है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिएगा टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं आपके। शोल्डर क्लियर हुआ, फॉर्मेशन विड्थ क्लियर हुआ आपका, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लेटरल फ्रिक्शन क्लियर हुआ, यस सर, और आपके पास फिर कैम्बर्स क्लियर हुआ, बिल्कुल सही। अब जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके ग्रेड कंपनसेशन से क्वेश्चंस बनेंगे। तो बताइएगा, while aligning a hill road with ruling gradient of 6%, तो देखिएगा रूलिंग ग्रेडियंट दे दिया है आपके पास, यानी कि R दे दिया है, कितना दे दिया है सर, 6% दे दिया है। रूलिंग ग्रेडियंट को मैं R लिख रहा हूं। ए हॉरिजॉन्टल कर्व रेडियस, रूलिंग ग्रेडियंट को पूरा ही लिखना पड़ेगा ना भाई, ठीक है, रूलिंग ग्रेडियंट आपके पास कितना दे दिया है सर, 6% दे दिया है। और जहां पर अगर मैं बात करता हूं रेडियस की, रेडियस की आपके पास कितना दे दिया है सर, 68 मीटर दे दिया गया है। क्लियर है, इज इनकाउंटर फाइंड द कंपनसेटेड ग्रेडियंट, आपको क्या निकालना है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालना है, यानी कि सीजी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बताइएगा जरा कैलकुलेट करके, कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालिएगा। अगर सबसे कंपनसेटेड ग्रेडियंट से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ग्रेड कंपनसेशन पता होना चाहिए। और ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है स्टूडेंट आपके पास, सर ये मिनिमम होता है, किस किस का सर, ये 30 प्लस आर डिवाइडेड बाय आर
और दूसरा रहता है 75 डिवाइडेड बाय आर रहता है। क्लियर है, ये रहता है, क्लियर है। बट जब हम बात करते हैं आपके पास कंपनसेटेड ग्रेडियंट की, तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होता है आपके पास? कंपनसेटेड ग्रेडियंट जो होता है आपके पास रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन होता है। क्या होता है? रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। तो पहले आप क्या निकालोगे इस क्वेश्चन में? ग्रेड कंपनसेशन निकालोगे। तो निकालिएगा, तो यहां पे जब सॉल्व करते हैं 30 प्लस आर, आर कितना है? 68 है, तो 68 डिवाइडेड बाय 68, ठीक है 68। और नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी आपके पास? 75 डिवाइडेड बाय 68। सॉल्व करो, कितना कितना आता है, ठीक है। ऑप्शन बी नहीं होगा कभी, ऑप्शन बी नहीं होगा कभी। किसका बोल रहे हैं भाई? ओके, आप डिस्कस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, क्लियर है। तो 30 प्लस 68 कितना होगा? 98 डिवाइड बाय 68 करोगे आप, जब 68 है ना भाई, 68, तो यहां से कितना आ जाएगा सर आपके पास? तो ये आ जाएगा 1.44% आ जाएगा। और 75 बाई 68 करोगे आप तो कितना आ जाएगा सर यहाँ पर? 1.10 समथिंग आ जाएगा। यस सर, ये आ गया, क्लियर है। कुछ इस तरह से आपके पास वैल्यू आ गई है। तो रूलिंग ग्रेडियंट आपके पास दिया है सर, बिल्कुल सर 6% दिया है, तो 6 माइनस ग्रेड कंपनसेशन, तो ग्रेड कंपनसेशन कितना है? इन दोनों का मिनिमम 1.10, ठीक है 1 पॉइंट। तो 6 माइनस 1.10 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा सर? 4.9% आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? ऑप्शन सी 4.9%, ठीक है, बिल्कुल सही। और याद रखना कि जो आपका कंपनसेटेड ग्रेडियंट है वो कभी भी शुड नॉट बी लेस देन 4%, 4% से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आया सर? यहाँ तो 4.9% आया। यस सर। तो एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिएगा आपके पास, इंपॉर्टेंट नोट्स। इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि सर जो हमारे पास कंपनसेटेड ग्रेडियंट है किससे कम नहीं होना चाहिए सर? आपके पास 4% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सी आंसर आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैं क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं करवाता, पहले हम उसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? द फुल फॉर्म ऑफ पीआईवी ऑफ थ्योरी, पीआईवी थ्योरी बताइएगा, इसका आंसर बोलिएगा जल्दी, पीआई थ्योरी का, ठीक है। पी स्टैंड फॉर प्रिसेप्शन और आई स्टैंड फॉर इंटेलेक्शन, ई स्टैंड फॉर इमोशनल और वी स्टैंड फॉर वैल्यूशंस। तो सीधा आंसर है यार, इसमें कुछ ज्यादा तो पढ़ना नहीं है। ए आंसर आ गया सर इसका, 14 का आंसर आ गया है। से ऑलवेज 4% मोर और लेस देन 8%। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, 15वां कीजिएगा भैया। अब आ गया आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस से रिलेटेड, एसएसडी से रिलेटेड। एसएसडी का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर क्वेश्चंस को करेंगे यहां पर। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एसएसडी, एसएसडी का स्टैंड फॉर क्या होता है भाई? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। सबसे पहले ये कभी कभी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, ठीक है, आज पूछी गई है। इसका मतलब है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। हम बता सकते हैं कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को और किस नाम से जाना जाता है सर? इसको एब्सोल्यूट साइड डिस्टेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट साइड डिस्टेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसको और क्या बोला जाता है? इसके अलावा सर इसको मिनिमम साइड डिस्टेंस भी बोला जाता है, मिनिमम साइड डिस्टेंस भी बोला जाता है। इसके अलावा और क्या बोला जाता है सर? नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस भी बोला जाता है, नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस भी बोला जाता है, ठीक है। तो सारे नाम आपको पता होना चाहिए। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को हम एब्सोल्यूट साइड डिस्टेंस भी बोलते हैं, मिनिमम साइड डिस्टेंस भी बोलते हैं और नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस भी बोलते हैं, क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं इसका मैथमेटिकली डेरिवेशन, एसएसडी क्या होता है सर? एसएसडी होता है हमारे पास लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्या होता है? लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लैग डिस्टेंस को जो मैं लिखूंगा यहाँ पे उस किससे रिप्रेजेंट करूंगा सर? एल जी से। तो ये एल जी हो गया और ब्रेकिंग डिस्टेंस को बी आर से, ठीक है, बिल्कुल।
टोटल साइड डिस्टेंस, ठीक है बिल्कुल सही। तो लेग डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं या इसका डायरेक्ट रिलेशन अगर हम बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf। एक तो ये रिलेशंस भी है, एक तो आप इस रिलेशन से भी इसको याद रख सकते हैं। कौन सा रिलेशन सर, वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf। लेग डिस्टेंस क्या है आपके पास, v इंटू टी, और अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करें तो वी स्क्वायर बाई 2gf है। क्लियर है। और अगर मैं इसको बदलना चाहूं कि आपके पास जो वैल्यू जो स्पीड है वो kmph में है, उसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूं तो देखिएगा यहां पर, तो SSD क्या हो जाएगा, तो लेग डिस्टेंस हो जाएगा सर, मैं यहां पे सब पॉइंट्स अलग अलग बनाऊंगा। लेग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 0.278 वी टीआर। टीआर क्या है आपके पास, रिएक्शन टाइम। क्लियर है, इसको भी आप टीआर लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा है। बट जब हम बात करते हैं किसकी, ब्रेकिंग डिस्टेंस की, ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा वो देखिएगा, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाएगा, देखिएगा उसको 0.278, ठीक है। या आप इसको ऐसे कर दीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है, इसको एजिटेड रहने दीजिएगा, वी स्क्वायर बाई 2gf प्लस माइनस जी। क्लियर है, आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। एफिशिएंसी के साथ कर देते हैं 2gf, एफिशिएंसी के साथ प्लस माइनस जी, ठीक है, कुछ इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा जी की वैल्यू कितनी रखनी है सर, यहां पर आपके पास 9.81। क्लियर है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, वी स्क्वायर 254f, ठीक, 254f ईटा ब्रेक एफिशिएंसी f प्लस माइनस जी बन जाएगा। क्लियर है, तो आप इस तरह का रिलेशंस भी यहां से बना सकते हैं डियर। अब v क्या आपके पास वेलोसिटी है, ईटा क्या है आपके पास ब्रेक एफिशिएंसी है, f क्या आपके पास फ्रिक्शन है, प्लस का मतलब कि जब आपका ग्रेडियंट राइज करेगा, g स्टैंड फॉर ग्रेडियंट, और माइनस जब आपका ग्रेडियंट फॉल करेगा। तो अब आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगा। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बिल्कुल v स्क्वायर बाई 2g, v स्क्वायर 254, हाँ बिल्कुल सही है। बट आप अगर आपको एफिशिएंसी भी दी गई है तो आप एफिशिएंसी भी ले लीजिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा आपने क्रिश, एफिशिएंसी के साथ भी रखिएगा। तो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ सफिशिएंट लेंथ टू स्टॉप द व्हीकल विदाउट कोलिजन। बिल्कुल सही, कि जैसे ही आप क्या कर रहे हो, अपनी गाड़ी को रन कर रहे हो अपने रोड पर, कि जब भी आप अपने व्हीकल्स को क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, तो आपका जितना भी डिस्टेंस कवर होगा वो कैसा होगा, विदाउट हेड कोलिजन, कि आपकी ट्रैफिक के साथ क्या ना हो सर, मतलब एक्सीडेंशियल प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे जो आपके ड्राइवर का जो आई कांटेक्ट होना चाहिए वो आपका बहुत जरूरी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि डिस्टेंस ऑफ सफिशिएंट लेंथ टू स्टॉप द व्हीकल विदाउट कोलिजन, तो ए इसका क्या हो गया है सर, राइट आंसर हो गया। एसएसडी इज मोर इन डाउनवर्ड ग्रेडियंट, बिल्कुल बी पॉजिटिव। डाउनवर्ड ग्रेडियंट में ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा आपके पास, ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड ग्रेडियंट में, और अगर हम बात करते हैं अपवर्ड ग्रेडियंट में, तो अपवर्ड ग्रेडियंट में सर कम होगा। क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये भी एसएसडी से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या बोला है, द रिएक्शन टाइम कैलकुलेशन फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। आपको क्या बताना है, रिएक्शन टाइम टीआर बताना है। तो टीआर मुझे आपको एसएसडी के केस में बता दीजिएगा कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में कितना होता है, और आप मुझे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में भी बता दीजिएगा। बताइएगा एसएसडी में कितना होता है सर, एसएसडी में होता है 2.5 सेकेंड, बिल्कुल सर 2.5 सेकेंड होता है, और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में कितना होता है सर, आपका 2 सेकेंड होता है। क्लियर है, ये जो आपने साइड डिस्टेंस मतलब ये जो रिएक्शन टाइम कैलकुलेट किया है किसके रिस्पेक्ट में है, ये अकॉर्डिंग टू PIV थ्योरी के रिस्पेक्ट में है। ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है आपका सर, PIVE थ्योरी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये ध्यान रखना है, सवाल पूछा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, आपके पास 2.5 सेकेंड। क्लियर है, दोनों में क्लियर हो गए, एसएसडी भी और ओएसडी भी। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, कैंट इज प्रोवाइडेड रोड कंस्ट्रक्शन। कैंट क्या है भाई, अब आपको देखिएगा कैंट से सवाल देखने को मिलेंगे। कैंट को हम क्या बोल सकते हैं, कैंट को सर हम सुपर एलिवेशन भी बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है, और जो आपका सुपर एलिवेशन है या कैंट है, इसको जो डिजाइन किया जाता है, किसके लिए डिजाइन किया जाता है ये बताइएगा, डिजाइन फॉर 75% ऑफ डिजाइन स्पीड के लिए डिजाइन किया जाता है।
ये सवाल आपका बहुत ही जरूरी है। क्लियर है? सवाल पूछा जाता है कि जो आपका कैंट और सुपर एलिवेशन है उसको किसके लिए डिजाइन किया जाता है? जो भी आपकी डिजाइन स्पीड का 75% के लिए डिजाइन किया जाता है, यानी कि किसके लिए सर? आपके 3/4 के लिए डिजाइन किया जाता है, 3/4 स्पीड के लिए डिजाइन किया जाता है। ये आप ध्यान रखना है। कब? जब आपका फ्रिक्शन क्या हो सर? आपका 0 हो। तो इस कंडीशन में जो रिलेशन बनेगा E प्लस एफ वी स्क्वायर बाई 127R। बट जो ये आपकी डिजाइन स्पीड है ये कितनी है सर? 75। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं सर? 3/4 लिख सकता हूं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा मेरा 3/4 वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127R। और इसको मैं फिर लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा सर 0.75 वी स्क्वायर बाई 127R। क्लियर है? जहां पे फ्रिक्शंस की वैल्यू क्या रखी गई है? मैंने 0 रखी गई है डियर। क्लियर है? तो यहां से जो रिलेशंस बनेगा आपके पास E इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 225R। क्लियर है? ये ध्यान में रखना आपको। कैसे आया सर? ये हमने डिस्कस किया है। अब देखिएगा जो आपका कैंट और सुपर एलिवेशन जो प्रोवाइड किया जाता है ये कहां पे प्रोवाइड किया जाता है सर? ये भी सवाल है। ये जो प्रोवाइड किया जाता है सर आपका लिफ्टिंग दी आउटर साइड। ठीक है? जो कैंट्स इज प्रोवाइडेड टू लिफ्टिंग दी आउटर साइड, या आउटर एज बोल दो आप, या आउटर साइड बोल दो। ठीक है? अब सवाल ये है कि सर इसको हम प्रोवाइड क्यों करते हैं? क्लियर है? कैंट्स को क्यों प्रोवाइड किया जाता है? टू न्यूट्रलाइज द लेटरल इफेक्ट ऑफ फोर्स, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फोर्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें सर जंक्शन ऑफ द रोड पे प्रोवाइड किया जाता है, या आउटर साइड ऑफ द रोड कर्व, या इनर साइड, तो यहाँ पे बोला है लिफ्टिंग द आउटर साइड। तो आपका आंसर हो गया है सर यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है सर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कीजिएगा भाई। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है कि रोड इज बीइंग डिजाइन, स्पीड 110 किलोमीटर दे दी गई है। अब देखिएगा स्पीड कितनी दे दी है? 110 kmph दे दी गई है। और आगे क्या बोल रहा है? ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व सुपर एलिवेशन E दे दिया है आपके पास 8%। 8% बोले तो 0.08 दे दिया है। आगे क्या बोला है? कोफिशिएंट साइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन दिया है हमारे पास 0.10 दे दिया है। द मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व, आपको क्या निकालना है? यहाँ पर आर मिनिमम कैलकुलेट करना है। तो आपने रिलेशन देखा है अभी, बिल्कुल सही। रिलेशन क्या था हमारे पास सर? E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127R था। क्लियर है? बिल्कुल। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर सर? रूलिंग ग्रेडियंट निकालना है। तो रूलिंग ग्रेडियंट तो आप निकाल ही सकते हैं, तो निकालिएगा जल्दी से। तो यहां से जब मैं यहाँ पे E फाइंड आउट करूंगा तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर 127, सॉरी E नहीं R निकालना है। तो काउंट कर लेते हैं। E आपके पास कितना दिया है सर? 0.08 प्लस एफ, फ्रिक्शन कितना दिया है? 0.10 इज इक्वल टू वी कितना दिया आपके पास? 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127R। R कितना दिया है? R आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम R फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है? तो बताइएगा 528.5, बिल्कुल कितना आ गया सर? 528.5 मीटर। उत्कर्ष कैलकुलेट किया है या पहले से ही क्वेश्चंस किए हैं आपने? ठीक है? कैलकुलेट करना है इसको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर आपका? डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सिंपल सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल भी कुछ इसी तरह से है। द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, रेडियस दिया गया है आपसे, तो रेडियस निकालिएगा। सर रेडियस कितना दे दिया है सर हमारे पास? यहाँ पर 90 मीटर दे दिया गया है। आगे क्या बोला है? डिजाइन स्पीड v दे दिया है कितना सर? 45 kmph दे दिया है। आगे क्या बोला है? डिजाइन कोफिशिएंट f की वैल्यू दे दी है 0.15। आपसे क्या पूछा है? आपसे E की वैल्यू पूछी है, सुपर एलिवेशंस पूछा है। तो सिंपल रिलेशन है E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127R। क्या निकालना है? E निकालना है। F आपको दिया है तो ये हो जाएगा सर वी स्क्वायर 127R माइनस एफ हो जाएगा।
तो v कितना है सर हमारे पास 45 डिवाइडेड बाय 127 r की वैल्यू कितनी है सर 90 माइनस f कितना है 0.15। कैलकुलेट कीजिएगा। कैलकुलेट किया है सर, वेरी गुड वेरी गुड, कैलकुलेट ही करना है, इतना तो कैलसी आपको अलाउड है। बताइएगा इसका आंसर कितना आया। ठीक है, तो ई आया होगा आपके पास सर 0.0271 समथिंग। ठीक है, तो इसको 1/n कर सकते हैं आप, 1/0.271, तो 36 पॉइंट समथिंग आया होगा आपके पास n की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनली 1/36.8। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे उत्कर्ष पांडे का सही आंसर आ गया है सर, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस भी भाई, वैसे तो ये क्वेश्चंस पहले होना चाहिए था बट मैंने यहाँ पे ला दिया, तो ये क्वेश्चन समझिएगा क्या है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बोल रहा है कि एज द स्पीड ऑफ व्हीकल मूविंग ऑन द रोड कैरी ए कंसिडरेबली इट हैज बीन रिकमेंडेड दैट द सुपर एलिवेशन शुड बी फाउंड आउट द एवरेज स्पीड। कि जब आप किसी भी रोड की साइड पे आप सुपर एलिवेशंस कैलकुलेशंस करते हैं तो वहां पे आपके पास एवरेज स्पीड क्या होती है, 3/4 ऑफ द एक्चुअल स्पीड होती है, या सेम द एक्चुअल स्पीड होती है, या हाफ द एक्चुअल स्पीड होती है, या 1.5 ऑफ द स्पीड होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम किसका कैलकुलेशंस करते हैं आपके सुपर एलिवेशंस का, तो वहां पे जो हमारी डिजाइन स्पीड कंसीडर की जाती है वो 75% कंसीडर की जाती है, एक्चुअल का 75। ठीक है, तो एक्चुअल का 75 बोले तो 3/4, तो आपका आंसर क्या हो गया सर, ए इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, क्योंकि इसी तरह का कंसेप्ट मैंने आपको पहले इसीलिए बताया कि हम गलती ना करें। आपने कहा कि डिजाइन फॉर 75% ऑफ डिजाइन स्पीड, ठीक है, एक्चुअल का 75% लिखे, 75 को मैं क्या लिख सकता हूं 3/4 लिख सकता हूं। क्लियर है, तो वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट सवाल देखो, मिनिमम रेट ऑफ सुपर एलिवेशन इज ई गिवन बाय। सिंपल सवाल है यार ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो मैंने आपको डिस्कस करवाया, क्या आया था सर आपके पास, सर ये आया था हमारे पास E इज इक्वल टू 0.75 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आया था सर 127r। 127r। तो E आया आपके पास यहाँ पर E मैक्स इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 225r। ठीक है, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्स ट्रैफिक कंडीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, मिक्स्ड ट्रैफिक। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, ये भी अच्छा सवाल है, सुपर एलिवेशन है। देखिएगा टॉपिक के सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो टॉपिक कर रहे हैं टॉपिक से ऐसा कोई सवाल नहीं है जो छूटेगा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट, ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है कि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन रिकमेंडेड बाय IRC फॉर अर्बन रोड स्ट्रेच विद फ्रीक्वेंटली इंटरसेक्शन, यानी कि अर्बन रोड का बताना है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की जो वैल्यू रखना है आपको, वो अर्बन रोड के लिए भी याद रखना है, हिली रोड के लिए भी याद रखना है, प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए भी आपको वैल्यू याद रखनी है। तो बताइएगा अर्बन के लिए कितना होता है सर, 4% होता है। कितना होता है सर, 4% होता है। और अगर मैं बात करता हूं हिली के लिए कितना होता है और प्लेन के लिए कितना होता है, सर हिली के लिए तो 10% होता है, प्लेन और टेरेन के लिए कितना होता है सर 7% होता है। सही बताए भाई, बिल्कुल 4%। तो यहाँ पे आंसर हो गया है सर 4%। 4% को मैं क्या लिख सकता हूं 1/25 लिख सकता हूं। ठीक है, 10% को मैं क्या लिख सकता हूं सर 1/10 लिख सकता हूं। ठीक है, उसी तरह से 17 को क्या लिख सकते, 7% को क्या लिख सकते हो आप 1/13 लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो थोड़े से आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल बिल्कुल इसी तरह से है, देखिएगा यहाँ पे 1/n की फॉर्म में पूछे जा रहे हैं आपसे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने परसेंटेज में बता दिया, 1/n की फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप। तो बोल रहा है कि एज पर IRC रिकमेंडेशन मैक्सिमम सुपर एलिवेशन मिक्स ट्रैफिक प्लेन टेरेन, किसकी बात की जा रही है, प्लेन टेरेन की बात की जा रही है। और प्लेन टेरेन में आपका कितना रहता है सर 7% रहता है। 7% को आप क्या लिख सकते हैं 1/13 लिख सकते हैं सर। ठीक है, 1/12.5 सही है, 12.5 या देखो आप।
ठीक है, तो प्लेन और टेरेन के लिए आपको पता होना चाहिए। अर्बन के लिए तो सर 4% है, ठीक है। हिली टेरेन के लिए आपके पास कितना था सर? हिली टेरेन के लिए 10% था, और प्लेन टेरेन के लिए आपके पास सर 7% था, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है भाई? अब तो क्लियर है ना? वन इन 10 नहीं होगा, ठीक है, 1 in 7.5 भी नहीं होगा, 15 भी हो, तो ऑलमोस्ट बी के अप्रोक्स आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। प्लेन की बात कर रहे हैं ना भैया, प्लेन के लिए। नेक्स्ट, ड्रेन आउट ऑफ द वाटर फ्रॉम रोड प्रोविजन इज मेड, कि अगर आपने रोड के पानी को बाहर करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? कैंट प्रोवाइड करोगे, कर्ब प्रोवाइड करोगे, या कैम्बर्स प्रोवाइड करोगे? तो सर उसके लिए हम कैम्बर्स प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे सर? कैम्बर। कैम्बर इज आल्सो नोन एज, कैम्बर को और हम किस नाम से जानते हैं सर? इसको हम क्रॉस स्लोप के नाम से भी जानते हैं डियर। किसके नाम से? क्रॉस स्लोप के नाम से भी जानते हैं। और यहां पे अगर हम बात करते हैं ग्रेडियंट की, ग्रेडियंट जो होता है आपके पास वो ट्वाइस ऑफ कैम्बर होता है, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया है। और अगर हम बात करते हैं सर आपके कैंट की, तो कैंट इज आल्सो नोन एज सुपर एलिवेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द हॉरिजन फॉर लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, कि कितना टाइम होता है आपका लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग का? जब भी हम लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग करते हैं तो उसको हम कम से कम 4 से 5 साल के लिए करते हैं। कितना सर? 4 से 5 साल। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया सर? यहाँ पर डी हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है कि इफ द एवरेज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ व्हीकल इज 30 मीटर, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ व्हीकल इज 30 मीटर, स्पेसिंग तो दे दी है, 30 मीटर दे दी गई है, क्लियर है। आगे क्या बोला है? द बेसिक कैपेसिटी ऑफ द ट्रैफिक लेन, बेसिक कैपेसिटी निकालना है आपको। बेसिक कैपेसिटी बोले तो सी आपको फाइंड आउट करना है, जबकि यहाँ पे स्पीड दी है आपके पास कितनी सर? 60 kmph। तो यहां पर एक रिलेशंस फाइंड आउट होता है इन तीनों के बीच में, स्पेसिंग के बीच में और आपकी कैपेसिटी और वॉल्यूम के बीच में, आपको रिलेशंस बताना है और बताइएगा कितना होगा। तो अगर हम मैं बात करता हूं यहाँ पे कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी क्या हो जाता है आपके पास? कैपेसिटी हो जाता है सर 1000 टाइम्स V/S, ठीक है। और बिल्कुल हम सॉल्व करेंगे। 1000 V कितना है सर आपके पास? स्पीड दी है 60, ठीक है, और इसके साथ ही स्पेसिंग कितनी दी है सर आपके पास? 30 दी है। सॉल्व करेंगे 32 जा ये, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 2000 आ जाएगा, यानी कि 2000 व्हीकल्स पर हार। तो यहां पे लिख सकते हैं कैपेसिटी इज इक्वल टू 2000 व्हीकल पर हार। क्लियर है? बिल्कुल सही। तो आपका राइट आंसर हो गया है सर यहाँ पर 2000 व्हीकल पर डे, 2000 व्हीकल पर हार, तो ये व्हीकल पर हार होगा, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है? अब देखिएगा अब नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इससे पहले हमने सारे टॉपिक कौन कौन से कवर कर दिए हैं मैं बता रहा हूं। सुपर वैली एलिवेशंस कंप्लीट हो गया, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कंप्लीट हो गया। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में क्वेश्चंस लेके आऊंगा शाम को, ठीक है। आपने सर यहाँ पे कैम्बर्स के बारे में स्टडी कर लिया, शोल्डर के बारे में स्टडी कर लिया, फॉर्मेशन विड्थ के बारे में स्टडी कर लिया, आपने सर विड्थ ऑफ फॉर्मेशंस के बारे में जान लिया है, पेमेंट विड्थ के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब जो आपका टॉपिक है वो है आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग का। किसका है? एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग से भी आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितने क्वेश्चंस करवाऊंगा सारा का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है द एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेमेंट एट हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन 2 लेन रोड्स रिक्वायर्ड इफ द रेडियस ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती क्या है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है इट इज द समीशन ऑफ मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग को अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस आपके पास साइकोलॉजिकल वाइडनिंग।
WP, तो इसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग। सर एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? सर इसको प्रोवाइड किया जाता है टू अवॉइड द ऑफ ट्रैकिंग, टू अवॉइड द ऑफ ट्रैकिंग, ठीक है पहला। और दूसरा क्या सर? टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ कर्व, टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ कर्व। और तीसरा होगा टू अकाउंट द लेटरल स्किडिंग, टू अकाउंट द लेटरल स्किडिंग। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है? एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता है इट इज द सम ऑफ मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। अगर हम यहाँ पे इसका मैथमेटिकली डेरिवेशन देखेंगे, एक्स्ट्रा वाइडनिंग को मैं लिखता हूं WA, तो ये हो जाएगा WM मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस आपके पास साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, PS लिख लेते हैं। ठीक है, जहां पे अगर मैं बात करता हूं आपकी मैकेनिकल वाइडनिंग की, तो मैकेनिकल वाइडनिंग क्या हो जाएगा आपके पास? NL²/2R हो जाएगा प्लस। और अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल वाइडनिंग की, तो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या होगा आपके पास? ठीक है, क्योंकि यहीं से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं इनको अपनी मर्जी से बता रहा हूं। ठीक है, V/9.5√R, ठीक है ये होगा। क्लियर है? NL²/2R प्लस V/9.5√R, बिल्कुल। जहां पे n क्या है सर हमारे पास? n है नंबर ऑफ लेन, n क्या है? नंबर ऑफ लेन। और l क्या है आपके पास? लेंथ ऑफ व्हील बेस, लेंथ ऑफ व्हील बेस है। अगर आपको लेंथ ऑफ व्हील बेस नहीं दिया गया है तो आपको कितना लेना है? 6 मीटर लेना है डियर। और r क्या है सर आपके पास? दैट इज रेडियस ऑफ कर्व है। ठीक है, बिल्कुल सही। इससे रिलेवेंट जो चीजें आपको याद रखनी, वो इंपॉर्टेंट यादें बातें क्या रखनी, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां से सवाल बना जाएगा कि सिर्फ अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्व मोर देन 300 हो, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्व क्या हो आपका? 300 मीटर से ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में नो एक्स्ट्रा वाइडनिंग, नो एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक है, बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट सर कि अगर सर हमारे पास रूलिंग आर रेडियस ऑफ कर्व हमारे पास लेस देन 50 मीटर हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्या बोला सर? उस कंडीशन में एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इनर साइड में कहां करनी पड़ेगी सर? इनर साइड। और इनर साइड में कितनी? WE/2, मतलब एक ही साइड प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर सर हमारे पास लास्ट केस अगर सर 300 और 50 के बीच में हो, तो उस कंडीशंस में क्या करना पड़ेगा? आपको जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो बोथ साइड करनी पड़ेगी। बोथ साइड बोले तो आपको इनर में भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और आपको आउटर एज में भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इनर भी और सर आउटर भी। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला गया है कि इफ 2 लेन रोड्स इज नॉट रिक्वायर्ड द रेडियस ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन 300 मीटर्स, कि जब आपके पास रेडियस ऑफ कर्व 300 मीटर से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में आपको कोई भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया है, ए इज द राइट आंसर हो गया है। बट सर अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्व 50 मीटर से छोटा होगा तो वहां पर आपको एक साइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और कहां पे सर? इनर साइड पे। और अगर सर हमारा रेडियस ऑफ कर्व 300 और 50 के बीच में हो तो उस कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहां देनी होगी? इनर एज में भी देनी होगी। जैसे ये कर्व आया, ये कर्व का हुआ इनर एज, यहां पे भी देनी होगी। और ये बाहर वाला सिरा है यानी कि आउटर वाला है, तो यहां पे भी देनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना आपको। तो राइट आंसर क्या हो गया सर इसका? ये बस इतना ही याद रखना भाई, एक्स्ट्रा वाइडनिंग से और कुछ भी याद नहीं रखना, सारे कंसेप्ट यहीं पे आपके क्लियर हो गए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखते हैं सर इसी से रिलेटेड। ये रहा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या बोला है? व्हाट इज द मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड फॉर द 2 लेन्स पेमेंट विड्थ इज 7 मीटर। देखिएगा यहाँ पे 2 लेन पेमेंट दिया है जिसकी विड्थ 7 मीटर दी गई है ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व 250 मीटर्स। हॉरिजॉन्टल कर्व दिया है तो देखिएगा विड्थ दी है, तो सर विड्थ हम लिख देंगे
विड्थ कितनी दे दी है सर 7 मीटर दे दी है, और आपके पास रेडियस ऑफ कर्व कितना दे दिया है 250 मीटर दे दिया गया है, और बोला है लॉन्गेस्ट व्हील बेस ऑफ व्हीकल एक्सपेक्टेड ऑन द रोड इज 5 मीटर, और यहाँ पर व्हील बेस की लेंथ कितनी दे दी है एल दे दिया है सर हमारे पास 5 मीटर दे दिया है। ठीक है, तो कीजिएगा जरा इसको फास्ट। अब तो आप कर ही सकते हो यार, इतना तो हमने न्यूमेरिकल कर दिया है, इतने इंटेलिजेंट आप बन ही गए हो। अब देखिएगा यहाँ पे 2 लेन है तो n की वैल्यू भी दे दी है आपके पास, n की वैल्यू कितनी सर 2 दे दी है। ठीक है, तो निकालिएगा। तो आप सभी जानते हैं कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है सर, मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होता है। मैकेनिकल वाइडनिंग होता है सर NL स्क्वायर बाई 2R होता है, प्लस आपके पास V स्क्वायर बाई 9.5 रूट R होता है। ठीक है, यहां पे तो किए हम, ये तो किए, क्लियर है, ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इसमें क्या है V स्क्वायर नहीं V है भाई, V स्क्वायर लिख रहे हैं, ओके कीजिएगा आप जरा। D आ गया सर। ठीक है, तो हमें निकालना है कौन सा सर, हमें मैकेनिकल वाइडनिंग निकालना है। तो इसका मतलब उसने साइकोलॉजिकल वाइडनिंग सपोज करो 0 कर दिया, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग हो जाएगा वो WM हो जाएगा इज इक्वल टू NL स्क्वायर बाई 2R हो जाएगा। N है 2 है, L कितना है, L है सर हमारे पास 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 250। क्लियर है, तो कितना आया सर आपका आंसर C 0.10 आया भाई सभी का, बिल्कुल सर। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 0.11, तो यहां पे आ गया सर आपके पास C इज द राइट आंसर। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 29। कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि एक व्हीकल हैज व्हील बेस की लेंथ दे दी है यहाँ पर डायरेक्ट, कितनी दे दी है सर 5.5 मीटर दे दी गई है। आगे क्या बोला है उसने बोला है व्हाट इज द ऑफ ट्रैकिंग निगोशिएटिंग। ऑफ ट्रैकिंग की बात की जा रही है यहाँ पर। ऑफ ट्रैकिंग का मतलब यहाँ पे क्या पूछी जा रही है आपसे सर, यहां से पूछी जा रही है आपके पास मैकेनिकल वाइडनिंग। ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे बोला है कर्व्ड पाथ विद मीन रेडियस R दे दिया है सर, कितना दे दिया है 31.5 मीटर दे दिया है। विड्थ ऑफ पेमेंट W दे दिया आपके पास, किसी काम का नहीं है 3.5 मीटर। विड्थ ऑफ पेमेंट मतलब आपका सिंगल लेन की बात कर रहा है वो, ठीक है। ऑफ ट्रैकिंग मींस मैकेनिकल वाइडनिंग। N क्या है आपके पास सर, N आपके पास सिंगल लेन है तो दैट इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 L स्क्वायर कितना है 5.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R। R कितना है सर हमारे पास 31.5। बताइएगा सॉल्व करके कितना है आपके पास, .48 आया, ओके। कहां पे है सर डी। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि एज पर IRC क्लास AA लोडिंग द नोज टू टेल स्पेसिंग बिटवीन 2 सक्सेसिव व्हीकल, कि 2 व्हीकल्स के बीच के डिस्टेंस आपको बताना है कब, जब हमारे पास लोडिंग कैसी हो सर AA लोडिंग। तो यहाँ पे 2 सवाल बनते हैं, एक आपसे क्लास AA लोडिंग की स्पेसिंग पूछी जाती है और दूसरी क्लास A की लोडिंग पूछी जाती है। तो यहाँ पे कितनी होगी सर क्लास A की स्पेसिंग, 2 व्हीकल के बीच की स्पेसिंग कितनी होगी सर 90 मीटर्स होगी। और अगर हम बात करते हैं A लोडिंग में कितनी होगी सर, वो 18.5 मीटर्स होगी, आप सॉरी 18.5 या 18.4 के आसपास होगी। ठीक है, को ध्यान रखना है। क्लियर है कि जब हम AA लोडिंग की बात करते हैं और 2 व्हीकल के बीच का जो स्पेस रहेगा वो कितना रहेगा सर आपका 90 मीटर्स रहेगा, और जबकि हम बात करते हैं A लोडिंग का तो उसका रहेगा 18.5 मीटर्स रहेगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा है सर AA लोडिंग, तो दैट इज A आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड लोड एट 2.5 mm पेनिट्रेशन।
देखिएगा वैसे तो क्वेश्चंस आगे आएगा जब हम मटेरियल की स्टडी करते हैं, बट यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन का मैं आपको कंसेप्ट बताऊं तो कंसेप्ट क्या है, सीबीआर। सीबीआर बोले तो कैलिफोर्निया बेरिंग रेशो का जो इसको डेवलप किया गया था, सब कब डेवलप किया था, 1928 में किया गया था। वहां पे जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यू जो थी आपके पास वो कौन सी थी सर, वो 2.5 mm पेनिट्रेशन वैल्यू थी आपके पास, ध्यान रखना। और दूसरी पेनिट्रेशन वैल्यूज आपके पास 5.0 mm पेनिट्रेशन था। क्लियर है, तो दो पेनिट्रेशन आपके पास रहेगी, एक सर 2.5 mm का पेनिट्रेशन और दूसरा सर 5.0 mm का पेनिट्रेशन। जब 2.5 mm का पेनिट्रेशन था तो वहां पे लोड कितना दिया गया सर, 1370 kg दिया गया है। और अगर मैं बात करता हूं सर उसकी प्रेशर की, तो प्रेशर कितना दिया गया सर वहां पर 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। ठीक है, जब आपके पास पेनिट्रेशन 5 mm का था तो वहां पे स्टैंडर्ड लोड कितना दिया गया था सर, आपके पास 2050 स्टैंडर्ड लोड दिया गया है, ठीक है, केजी में। और अगर हम बात करते हैं सर उसकी प्रेशर की, तो प्रेशर वहां पे कितना दिया गया था सर, प्रेशर दिया था सर 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आंसर चाहिए किलो न्यूटन में। अगर आपको किलो न्यूटन भी नहीं निकालना तो इतना तो आइडिया आपको लग ही गया होगा कि सर जब पेनिट्रेशन 2.5 mm का तो आपको 1370 के आसपास, तो 1370 के आसपास अगर यहाँ पे राउंड वैल्यू देखे 13 के राउंड, तो आपका ऑप्शन ए में ही है। तो आपका आंसर आप यहाँ पे बिना कैलकुलेट करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब जब आपके पास वैल्यू केजी में है तो केजी को मैंने किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना, तो देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, आपके पास कितना है सर 2.5 mm का जब पेनिट्रेशन था तो लोड था यहाँ पर मेरे पास कितना था सर 1370 kg। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1370 को न्यूटन में बनाना है तो 9.81 से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और किलो को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसको किलो को बनाने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास अप्रोक्स कितना आ जाएगा 13.43 समथिंग आएगा, 4397 किलो न्यूटन। तो राउंड फिगर में करेंगे तो 13.44 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आपका आंसर क्या आ गया सर, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, ये आज के लिए आपका क्वेश्चंस, ठीक है। कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चंस का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ इज डी इज द डिग्री ऑफ कर्व द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ ग्रेडियंट इज, कि जब डी क्या है आपके पास डिग्री ऑफ कर्व है तो उस कंडीशन में आपका परसेंटेज रिडक्शन ऑफ ग्रेडियंट क्या होगा। ठीक है, क्लियर है। अब जो लास्ट के लिए आपका शाम के लिए जो आपके टॉपिक्स है वो देख लीजिएगा। इवनिंग सेशंस में आपका क्या कवर होगा, इवनिंग सेशंस में हम ग्रेडियंट देखेंगे और हम देखेंगे एसएसडी के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस देखेंगे और हम यहाँ पे कर्व डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये शाम की क्लास में आपकी ये 4 टॉपिक होने वाले हैं भाई। ठीक है, ये 4 टॉपिक शाम की क्लास के लिए, ग्रेडियंट, एसएसडी, ओएसडी के न्यूमेरिकल जो भी इंपॉर्टेंट है और कर्व, ये आपका खासकर शाम को रहने का ये वाला लेक्चर्स। ठीक है, शाम को आपके 9 बजे के आसपास क्लास होगी, तो क्लास में आप रहिएगा। इसकी पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो आज का सफर यहीं तक था। अब मिलते हैं इवनिंग में।